नमस्कार, मैं दीपक गोस्वामी। द वायर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2-3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात यूनियन कार्बाइड के कारखाने से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी और लाखों उसमें प्रभावित हुए थे। उसके बाद केंद्र सरकार ने 1984 में कंपनी के साथ एक समझौता किया और पीड़ितों के पुनर्वास मान लीजिए उसके लिए एक मुआवजा निर्धारित किया गया था। लेकिन वक्त के साथ बड़ी संख्या में और पीड़ित सामने आए और उनकी बीमारियां जो उनको प्रभाव गैस के हुए थे, उनके गंभीर परिणाम सामने आए। किडनी की समस्याएं लोगों में देखी गई, कैंसर की समस्या देखी गई। उसके बाद पीड़ितों के लिए और अधिक मुआवजे की जरूरत पड़ी। तो उसको देखते हुए, इन्हीं हालातों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने यूनियन कार्बाइड का अधिग्रहण करने वाली कंपनी डाव से वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाकर अतिरिक्त मुआवजे की मांग की। उसी याचिका में वर्ष 2011 में भोपाल गैस पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वाले उनके संगठन, जो कि 5 संगठन हैं, वो उस याचिका में पक्षकार बने थे। बीते दिनों इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और उस फैसले में इस याचिका को, अतिरिक्त मुआवजे की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस मसले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए भोपाल गैस पीड़ित संगठनों में से कुछ लोग मौजूद हैं। हमारे साथ रचना ढींगरा है, जो भोपाल ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्शन से संबंध रखती हैं। हमारे साथ नौशीन खान है, जो डाव कार्बाइड के खिलाफ बच्चे, बेसिकली वो जो भोपाल गैस कांड के बाद जो अगली पीढ़ी के बच्चे हुए, उन पर जो उस गैस का दुष्प्रभाव पड़ा, उसके लिए वो लड़ाई लड़ रही हैं। और हमारे साथ शहजादी भी हैं, जो भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा से ताल्लुक रखती है। हम इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पीड़ितों के पुनर्वास पर क्या असर पड़ेगा। इस आदेश में ऐसा क्या है जिससे कि गैस पीड़ितों के संगठन को आपत्ति है, और क्या सरकार ने यह मुकदमा लड़ने में कुछ कोताही बरती जिसके चलते यह फैसला गैस पीड़ितों के हक में नहीं आ सका। तो मैं अपने सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। रचना जी, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि ये जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, ऐसा क्या है जिस पर आप लोगों को आपत्ति है? आप लोगों ने कहा है कि इस आदेश के बाद भी हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जी, धन्यवाद बहुत बहुत ये बातचीत करने के लिए। पर ये ध्यान में रहे कि ये केस 2010 में दायर किया गया था और इसकी सुनवाई 13 साल बाद हुई। जनवरी में 3 दिन तक लगातार सुनवाई हुई। इस फैसले में जो इन्होंने निरस्त किया है 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, उसमें अगर आप पूरे उसको देखें तो ये समझ में आता है कि ये पूरी तरह से गैस पीड़ितों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। इसमें बस एक ही और एक चीज का ध्यान दिया गया है, वो है कंपनी के हितों का। और वो हम एक एक करके आपको बताते हैं। पहला, कोर्ट ने ये कहा कि भारत सरकार तभी समझौते को खोल सकती है, 1989 के समझौते को खोल सकती है, जब वो ये साबित कर पाए कि फ्रॉड हुआ है। हमारे वकील यही साबित, हमने हजारों में दस्तावेज दिए कि किस तरह से यूनियन कार्बाइड कंपनी ने भारत सरकार के ऊपर और कोर्ट के ऊपर फ्रॉड किया है, छल किया है। पर उनको सुना नहीं गया, उनको मात्र 45 मिनट दिए गए। यूनियन कार्बाइड कंपनी जो आज भी एक भगोड़ा घोषित है, क्योंकि वो हमारे देश की अदालत की अवमाननीय क्रिमिनल केस में हाजिरी नहीं हो रही है 1992 से। उनकी वकील की इतनी हिम्मत होती है कि वो हमारे 5 जजेस को बोलते हैं शुरू होते ही कि माय लॉर्ड, हमें बोला गया है हमारे क्लाइंट ने कि हम एक पैसा नहीं दे पाएंगे इस मामले में। और हमारे 5 सर्वश्रेष्ठ जज उस कंपनी को सुनते हैं जो आज तक हमारे देश की अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं।
दूसरा, फ्रॉड को नहीं सुना जाता है, जबकि हमारे वकील आर्ग्यू करने की कोशिश किए गए थे, मात्र 40 मिनट दिए गए और इस भगोड़ी कंपनी को दिए गए और भारत सरकार एक तरफ फ्रॉड साबित नहीं कर पाई। फ्रॉड हम किसे बोलते हैं? फ्रॉड हम किसको बोल रहे हैं कि यूनियन कार्बाइड को अच्छी तरह से मालूम था गैस कांड से पहले, उनके पास शोध थे, अध्ययन थे इस बात के लिए कि एक बार अगर किसी को MIC लगेगी तो उसे जिंदगी भर तकलीफ होगी। इसके जब जानने के बावजूद भी उन्होंने भारत सरकार को ये जानकारी नहीं बताई समझौते से पहले, और समझौता इस बात पर हो गया कि एक मामूली क्षति, अस्थायी क्षति, माइनर इंजरी की कैटेगरी बनाई जाएगी और उसी में 93% गैस पीड़ितों को रख दिया जाएगा। ये दूसरा। तीसरा, कुछ बातें तो इस ऑर्डर में निराधार है। उसमें एक बात कही गई है कि गैस पीड़ितों को मोटर व्हीकल एक्ट में जितना मुआवजा मिलता है उससे 6 गुना ज्यादा मुआवजा मिलता है। यहाँ पर 93% गैस पीड़ितों को टुकड़ों में 20 साल में मात्र 50,000 रुपए मिले। अगर उसका हिसाब लगाया जाए वो 3 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भी नहीं आता है। तो ये कह देना कि 6 गुना ज्यादा, क्योंकि और मोटर व्हीकल में एक तो आप मोटर व्हीकल को गैस का एक केमिकल डिजास्टर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंजरीज आपको उसी वक्त भी होंगी और उसके बाद के सालों में भी होंगी, जो हम देख रहे हैं किडनी और कैंसर और न्यूरोलॉजिकल और हार्ट एलिमेंट्स जो हम अब देख रहे हैं गैस पीड़ितों के अंदर। हम असमय मौतें देख रहे हैं कम उम्र के गैस, जो उस वक्त 5 या 10 साल के बीच में थे, अब वो खत्म हो रहे हैं। तो एक तो वो कंपेयर नहीं किया जा सकता। दूसरा, ऐसा मोटर व्हीकल एक्ट में इंजरी होने पे भी आपको 50,000 से 3 लाख के बीच में मुआवजा मिलता है। तो ये कह देना कि 6 गुना ज्यादा मुआवजा मिल गया, ये पूरी तरह से निराधार बात है। और हमें किस बात पे है कि ये हमारे 5 सर्वश्रेष्ठ जज ऐसी निराधार बातें बिना कोई आधार हुए कैसे कर सकते हैं। चौथी बात उन्होंने ये कही कि इस मामले का अब अंत होना चाहिए, और यही बात कार्बाइड ही कह रहा है। कार्बाइड इस मामले का अंत चाहता है, क्योंकि वो तो चाहेगा ही, पर गैस पीड़ितों की फाइनलिटी की बात नहीं होती। जब यहाँ पर लोग आज भी असमय मर रहे हैं तो इस बात का अंत कैसे हो सकता है? जब कंपनी के अधिक क्राइम्स का शिकार अगर आज लोग हो रहे हैं तो अंत कैसे हो सकता है? तो ये जो पूरा हम फैसला देखते हैं वो एक कॉर्पोरेट परस्त सोच का एक फैसला है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के हितों का, कंपनी की फाइनलिटी का के बारे में सोचा गया है, ना कि गैस पीड़ितों के बारे में। अच्छा रचना जी, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बात का जिक्र किया कि सरकार ने 20 साल का समय लिया मामला दायर करने में, और वो एक तरह से देरी की उसने मामला दायर। तो क्या आपको लगता है कि इस मामले को दायर करने में सरकार की ओर से देरी की गई? और इसमें एक अहम सवाल और मैं जोड़ना चाहूंगा कि क्या जब सरकार अपना पक्ष रख रही थी अदालत में और अतिरिक्त मुआवजे की मांग कर रही थी यूनियन कार्बाइड का अधिग्रहण करने वाली डाव केमिकल से, तो क्या सरकार की तरफ से अपना पक्ष उस मजबूती से रखा गया जिसे रखना चाहिए था? तो देखिए, ये बात पूरी तरह से साफ हो जाए कि सरकार की कोई नियत नहीं थी ये केस लाने की। वो तो दबाव की वजह से वो लाए, क्योंकि 2010 में यूनियन कार्बाइड के जो भारतीय अभियुक्त हैं केशव महिंद्रा और 8 अन्य, उनके खिलाफ फैसला आया था जिसमें सिर्फ 2-2 साल की सजा सुनाई गई। ये जैसे भोपाल गैस हादसा एक मात्र रोड एक्सीडेंट जैसा हो, और किसी को भी एक भी दिन के लिए जेल नहीं जाना पड़ा, उसी वक्त सबकी जमानत हो गई। और उसी की वजह से जन आक्रोश फैला पूरे देश में। ये उस वक्त की बात है जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, UPA 2 की बात है, और खास करके आक्रोश उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी में भयंकर था कि ये जो हुआ गलत हुआ। सुषमा स्वराज की स्पीचेस थी जो बिल्कुल सुनने लायक थी, उन्होंने पूरा बताया कि कैसे कांग्रेस ने हमेशा कंपनी का साथ दिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर उसकी वजह से केंद्र सरकार ने कुछ फैसले लिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कुछ फैसले लिए, और उसमें से एक फैसला था कि अतिरिक्त मुआवजा के लिए एक सुधार याचिका दायर की जाएगी 2010 में, जो की गई। अब ये और जब से ये याचिका दायर की गई तब से
गैस पीड़ित संगठन सरकार को बोल रहे हैं कि अब अगर आप सही में सुधार की मांग कर रहे हो तो आंकड़े सुधारो, जो सच्चाई है वो कोर्ट को बताओ, कोर्ट को गुमराह मत करो, क्योंकि अब हमारे पास कम से कम आईसीएमआर के शोध के रिजल्ट्स थे, हमारे पास अस्पतालों में इलाज ले रहे गैस पीड़ितों का आंकड़ा था, बहुत अच्छा नहीं पर इतना था जो ये बता सके कि जिसको भी MIC गैस लगी है उसे एक दिन की चोट नहीं पहुंच सकती, उसे अस्थायी क्षति नहीं पहुंच सकती, उसे जिंदगी भर की तकलीफ पहुंचेगी। ये 2011 से गैस पीड़ित संगठनों ने बोलना शुरू किया और 2022 तक बोलते गए। तमाम आश्वासन मिले हमें केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि वो आंकड़े बदलेंगे, कि वो सच्चाई बताएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के आधिकारिक आंकड़े हैं कि 15,342 लोग गैस की वजह से खत्म हुए हैं, पर सुप्रीम कोर्ट में वो मात्र 5,000 का जिक्र करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का यह आधिकारिक आंकड़ा है कि आज इतने साल बाद भी 3 से 3.5 लाख गैस पीड़ित अपनी पुरानी बीमारी का इलाज कराने गैस राहत अस्पतालों में आ रहे हैं, पर वो आंकड़े उन्होंने कभी भी नहीं दिए सुप्रीम कोर्ट को। और केंद्र सरकार ने फ्रॉड, हमने ये अपने सारे जितने, क्योंकि हम गैस पीड़ित संगठनों ने सालों मेहनत करी EPA से दस्तावेज, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से दस्तावेज निकालने के लिए जो ये बता सके कि यूनियन कार्बाइड को इस बात की जानकारी थी कि MIC लगने की वजह से परमानेंट रेजिडुअल इंजरी होगी, मतलब परमानेंट चोट पहुंचेगी। ये सारे दस्तावेज हमने केंद्र सरकार को दिए कि आप ये लो और इसके ऊपर तर्क करो और फ्रॉड कि किस तरह से यूनियन कार्बाइड कंपनी ने फ्रॉड किया है उसको साबित करो, और तभी हम समझौते को खोल पाएंगे। क्योंकि देखिए समझौता 2 पार्टीज के बीच में हुआ था, यूनियन कार्बाइड और भारत सरकार, यूनियन कार्बाइड और गैस पीड़ितों के साथ नहीं हुआ था। यूनियन कार्बाइड और भारत सरकार के बीच में हुआ। भारत सरकार ने अपने आप को गैस पीड़ितों का गार्डियन बना लिया, पेरेंट्स पेट्रिया बन गए, पर जब समझौता किया तो कोई भी अस्पतालों के आंकड़े नहीं रखे, कुछ भी नहीं रखा। तो ये इस तरह का समझौता हुआ कि गैस पीड़ितों के 93% गैस पीड़ितों के पास मात्र 50,000 रुपए आए, 20 साल लगे वो पैसा आने के। तो हमने इस बार सारी दलीलें, सारे एविडेंस हमने जो कोर्ट के सामने दायर किए, हमने केंद्र सरकार को सालों पहले दिए कि आप अडॉप्ट कर लें, आप अपना लें। अपने आधिकारिक आंकड़े मध्य प्रदेश सरकार से बोला उसको कोर्ट में दायर कर दें ताकि हम सच तो कोर्ट को बता सके। पर तमाम वादों के बाद उनमें से कोई भी, भूख हड़ताल की यहाँ पर गैस पीड़ितों ने चिट्ठियां लिखी, खून से चिट्ठियां लिखी, सब करके देख लिया और वादे मिले, पर कभी भी वो बदलाव नहीं किए गए आंकड़ों पे और किसी भी तरह का सुधार नहीं किया गया। तो पूरी तरह से इसमें सरकार भी शामिल है। आज जिस जगह हम हैं, आज अगर गैस पीड़ितों को उनके इंसाफ से वंचित रखा गया है तो उसमें सरकार का एक बहुत बड़ा हाथ, और वो सिर्फ इसलिए कि हम कैसे कंपनी को फायदा पहुंचा सके। क्योंकि डाव केमिकल कंपनी ने यूनियन कार्बाइड की जिम्मेदारी को अमेरिका में उसके लिए हर्जाना दिया है, उसके लिए मुआवजा दिया है, क्योंकि अमेरिका सरकार ले सकती है, उनमें दम है। हमारी सरकार में कोई दम नहीं है कंपनी के सामने। उनके पूरे तर्क है हमारे पास कि वो ले सकते थे, पर कम से कम लड़ें तो, वो कम से कम लड़ें तो। तर्क भी दे रहे तो भी सरकार लड़ना नहीं चाह रही। अच्छा नौशीन जी, आप जैसे बच्चों के जो गैस पीड़ित बच्चे हैं उनके इलाज, उनकी सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, तो जैसे ये फैसला आया, जाहिर तौर पर अगर मुआवजा मिलता तो मुआवजे से जो पीड़ित हैं उनकी आर्थिक स्थिति या उनकी जो स्वास्थ्य समस्याएं जो उन्हें आ रही हैं उनमें उन्हें कहीं ना कहीं फायदा मिलना था। तो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गैस पीड़ितों के पुनर्वास पर क्या असर पड़ सकता है? जो फैसला आया है वो तो बिल्कुल ही हम लोगों के हक में नहीं है और हम बहुत निराश हैं इस फैसले से। जो प्रत्यक्ष रूप से जिन्हें गैस लगी थी वो तो लंबी बीमारियों से ग्रसित हैं और आज भी वो इलाज ले रहे हैं, लेकिन वो इलाज भी उनके लिए पर्याप्त नहीं है। और जो दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी में जो बीमारियां आ रही हैं और जो विकलांगताएं आ रही हैं, छोटी ही उम्र में किडनी की परेशानियां आ रही हैं, किडनी की प्रॉब्लम है, आपको कार्डियक डिसीज़ आ रही हैं,
आपको कैंसर के पेशेंट मिल रहे हैं, इतने कैंसर से कितने लोग मर रहे हैं। और उसके बाद जो है विकलांगता, जो कि बहुत बड़े संख्या में यहाँ पर मौजूद है। मैं खुद यहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर में हूँ। यहाँ पर ही इतने बच्चे आते हैं और सारे जो हैं वो गरीब हैं, स्लम एरिया से आते हैं, जो कि रोज़ जिनके पास खाने को नहीं होता है, वो अपने बच्चे के रिहेबिलिटेशन के लिए कैसे काम करेंगे। और बच्चे के रिहेबिलिटेशन के लिए एक अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो रोज़ाना कम से कम 500 से 1000 रुपये खर्च आता है। जब वो 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकते हैं तो वो इतना खर्च कैसे कर सकते हैं। तो जो अगर फैसला हमारे हक में होता, खारिज नहीं होता, तो जो पैसा आता माँ बाप अपने बच्चे के इलाज में भी लगाते, ख़ुद के इलाज में भी लगाते। और उनकी सिर्फ इसकी वजह से सिर्फ क्या होता है कि जब आपकी शारीरिक कोई असर पड़ता है, आपके पास शारीरिक कोई परेशानी होती है, तो सिर्फ वो शारीरिक नहीं होती है, आपके आर्थिक स्तर पे भी असर पड़ता है और आपके मानसिक स्तर पे भी असर पड़ता है। तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति भी इसलिए कमज़ोर है क्योंकि लोग इस काबिल नहीं हैं कि वो ठीक से कमा सकें या उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से हो सके। जब एक एक चीज़ से आगे बढ़ते हैं, जब शारीरिक स्तर ही ठीक नहीं होगा, आर्थिक स्थिति वैसे ही ठीक नहीं होगी, जब दोनों ही स्थितियां खराब होंगी तो मानसिक स्थिति का क्या असर होगा आप खुद सोच सकते हैं। जी, जाहिर सी बात है, अगर मुआवजे की राशि मिलती तो जैसे कि एक रिपोर्ट है जो कि एक सर्वे किया गया था, जो सर्वे बताता है कि जो गैस पीड़ित हैं वो अपने रोजमर्रा के कामकाज में भी समस्या महसूस करते हैं और इस कारण उनकी जो आर्थिक स्थिति है, जो कामकाज में असमर्थ होने के कारण वो काफी गिरी हुई है, काफी कमजोर है। अगर ये मुआवजा मिलता तो संभव है कि वो या उनकी अपनी अगली सुधार हो सकता था। अच्छा, एक चीज है कि आप लोगों ने बोला है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद आप लोगों का कहना रहा, मैं शहजादी जी, मेरे साथ शहजादी जी भी हैं जो भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा से, तो उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने कहा है कि इस फैसले के बाद भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा, तो इस संघर्ष को आप अब किस दिशा में ले जाएंगे, जबकि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आपके खिलाफ फैसला सुनाया है, गैस पीड़ितों के खिलाफ फैसला सुनाया है, तो अब इस संघर्ष की रूपरेखा क्या होगी? इस संघर्ष की रूपरेखा यही होगी कि हम लोगों के साथ जो फैसला, हम लोगों का जो फैसला आया है वो बहुत गलत आया है, क्योंकि सरकार ने सरासर हम लोग गैस पीड़ितों के साथ नाइंसाफी करी है। अगर सरकार चाहती वो कंपनियों के साथ नहीं देती तो हम गैस पीड़ितों को इंसाफ मिल सकता था। हमारी रूपरेखा अब यही रहेगी कि सरकार के खिलाफ, जो सरकार ने कंपनी से समझौता करा है, कंपनी की गोद में बैठी है सरकार, कंपनियों के साथ खेल रही है वो सरकार ने जो हमारे साथ नाइंसाफी करी है, हम उसका जरूर प्रदर्शन करेंगे और हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। सरकार के खिलाफ हम ऑब्जेक्शन उठाएंगे और जो जजों ने हमारे साथ नाइंसाफी करी है उन जजों के साथ हम ये पूछेंगे कि उनके दिलों में दिल नहीं था, उनके सीने के अंदर दिल नहीं था कि 6 लाख लोगों के साथ नाइंसाफी करी और कंपनियों का साथ दिया है। तो हमारी लड़ाई, जमीनी लड़ाई और कानूनी लड़ाई हम अभी बराबर जारी रखेंगे जब तक गैस पीड़ितों को इंसाफ और इज्जत की जिंदगी नहीं मिलेगी। जी हाँ, रचना जी, आपने बोला था कि आपके एडवोकेट को अदालत में बोलने का मौका नहीं मिला, तो उसके पीछे क्या कारण रहे? उसके पीछे कारण तो बिल्कुल साफ, मौका नहीं दिया ये नहीं कह रहे, बहुत कम समय दिया गया। यूनियन ऑफ इंडिया को 7 घंटे के लिए सुना गया, कार्बाइड को भी कुछ 2 घंटों के लिए सुना गया और गैस पीड़ित संगठनों को सिर्फ 45 मिनट के लिए सुना गया। और जबकि डायरेक्ट अफेक्टेड आप लोग बिल्कुल, और यही इसके क्रक्स में है एक्चुअली कि इसको कोर्ट देखती है कि ये समझौता कार्बाइड और सरकार के बीच में हुआ है और कोर्ट हटा देती है उन 6 लाख लोगों को जिनकी जिंदगी इसमें है, कि उनसे तो पूछा जाए, उनसे तो सुना जाए। संगठन क्यों गए कोर्ट? संगठन इसलिए गए क्योंकि उनका पक्ष उनकी सरकारें नहीं रख रही। आंकड़े होने के बावजूद भी, आईसीएमआर की स्टडीज होने के बावजूद भी, यूनियन कार्बाइड की फाइंडिंग्स अब रिकॉर्ड पे आने के बावजूद भी, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स होने के बावजूद भी वो सब ये नहीं रख रही। इसीलिए तो गैस पीड़ित संगठन गए थे कि कम से कम हम अपना पक्ष रख सकें ताकि सुप्रीम कोर्ट को सच तो पता लगे कि आज 38 साल बाद क्या हाल है।
पर वो तो तभी पता लग सकता है जब कोर्ट सुनना चाहे, और कोर्ट अगर नहीं सुनती है तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो पहले से उसने अपना मन बना लिया, पहले से ही उसने मन बना लिया है कि इस मामले का अब अंत होना चाहिए, क्योंकि वो यूनियन कार्बाइड चाहती है। और इसीलिए उन्होंने हमको पर्याप्त मौका नहीं दिया। हमारे वकील वही चीज आर्ग्यू कर रहे थे, फ्रॉड आर्ग्यू कर रहे थे, जिसकी वजह से कोर्ट ने कहा है कि यूनियन ऑफ इंडिया फ्रॉड साबित कर नहीं पाई, इसलिए सेटलमेंट हम खोल नहीं पाएंगे। तो हम वही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब वो हमें मौका नहीं देगी, इससे हमें यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज चाहते हैं कि ये ग्रोस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस जो चलती आई है, जो नाइंसाफी चलती आई है गैस पीड़ितों के साथ, वो चलती रहे। तो क्या सरकार के इतर आप लोग कुछ ऐसा करेंगे, मतलब अदालत में जाने का प्रयास करेंगे कि भाई हमारी बात सुनी जाए? देखिए, हम अभी इसमें जो अभी हम एक्चुअली बहुत सारे कानूनी विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं इसमें, इस मामले में क्या आगे होना चाहिए। ये बात साफ है कि दूसरी पीढ़ी के जो, देखिए एक बात जो अदालत ने कही कि वो जो 50 करोड़ रखा था उसमें जो बीमा कराना था वो क्यों नहीं कराया है, तो उस पे भी आप थोड़ा संज्ञान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने 91 में कहा था कि 1 लाख बच्चे जो गैस पीड़ित माता पिताओं को पैदा होंगे, जिनके अंदर समस्या होंगी, उनके लिए बीमा कराया जाए ताकि वो इलाज करा सके, या जो भी। और ये भी बोला था कि उस बीमा का कोई अपर कवर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई अपर लिमिट नहीं होनी चाहिए उसकी, पर वो तो कभी कराया नहीं सरकार ने। तो उनके जो क्लेम्स हैं वो अभी जिंदा है यूनियन, क्योंकि जब उस वक्त जब सरकार मान रही थी कि सेकंड जनरेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो यहाँ पर तो हम उन्हीं की बात कर रहे थे जो प्रत्यक्ष रूप से जिन्हें गैस लगी है, पर दूसरी पीढ़ी की तो कोई बात नहीं। तो हम वो रास्ता भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। पर इसमें जो हमें साफ दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी अपना कानून का इस्तेमाल नहीं किया, मन का तो शायद किया ही नहीं है, दिल का तो किया ही नहीं है, पर कानून का भी इस्तेमाल नहीं, कानून के ज्ञान का भी इस्तेमाल नहीं किया है। और ओवर रीच इसमें ये किया है क्योंकि इसमें भारत सरकार पर्यावरण की क्षति के भी पैसे मांग रही थी, जो कि पूर्ण रूप से गलत है, वो इसमें मांगा ही नहीं जा सकता था। और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, हम वो क्लेम वापस लेते हैं। पर हमारे जज ऑर्डर में ये लिखते हैं कि वो प्रदूषण और ये सब, यूनियन कार्बाइड का कहना है कि प्रदूषण का मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार ने कभी प्रदूषण की सफाई नहीं कराई। वहां पर जो प्रदूषण करने वाला खड़ा है उससे कोई सवाल नहीं होता है, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं होती है, पर सरकारों पे हो रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सरकारों की जिम्मेदारी नहीं थी, पर वहां पर जिसने प्रदूषण किया है, जो हर्जाना भरे, जो सिद्धांत है, उसको कुछ नहीं बोला जाता है, एक बार भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने संगठनों के वकील को नाम लेके एक तरह से निंदा करी है करुणानंदी जी की, ये बोलते हुए कि हम ये अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि करुणानंदी जी ने बताया कि जो 89 में सेटलमेंट हुआ था वो एक मिडनाइट सेटलमेंट था और उसमें फ्रॉड किया गया। और एक भगोड़ा खड़ा है आपके सामने जो आज तक 92 से कभी हाजिर नहीं हुआ है भोपाल की अदालत में, बार बार बुलाने के बावजूद, और वो आपको बोलते हैं हम एक पैसा नहीं देंगे, और आप उनको सुनते हैं। और जो वकील ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से सरकार के साथ फ्रॉड किया है कंपनी ने, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। तो हम इसको कैसे देखते हैं? हम उसको ऐसे ही देखते हैं कि हमारे 5 जज कंपनी की सोच के आगे नतमस्तक हुए। जी, चलिए मैं आखिरी चीजें पूछना चाहूंगा कि आप लगातार सरकारों से पत्राचार करते रहे हैं गैस पीड़ितों के अधिकारों के लिए, और जाहिर सी बात है जो आपने तथ्य बताया उसमें ये भी नजर आता है कि कहीं ना कहीं सरकार की भी अपना पक्ष रखने में लापरवाही, कोताही बरती गई। तो क्या अब इसमें आप सरकार पर फिर से कोई दबाव डालने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई सरकार वापस इस मामले को किसी तरीके से जो संभव हो सके इसको वापस उठाए? बिल्कुल, हम वो कोशिश कर रहे हैं। हम वो ये भी देख रहे हैं कि वो जमीनी लड़ाई से होगा या कानूनी लड़ाई से होगा या दोनों लड़ाई से होगा, क्योंकि सरकार ने तो बड़ी बड़ी बातें करी हैं अभी इन 3 दिन की सुनवाई में कि लोगों को इतना गुना ज्यादा कैंसर है कि लोग आज भी बीमार हैं। तो अब अगर कथनी और करनी की बात करेंगे तो उनको
ऑब्वियसली अगर इतना सब अगर कंपनी नहीं दे पाई है तो सरकार को करना चाहिए। बस इसके लिए ये मिसाल जो होगी वो बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि इसका जो भी संगठन क्यों चाहते थे कि ये पैसा कंपनी से आए, क्योंकि वो हमारा और आपका टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं होगा। नहीं तो ये तो बहुत, नहीं तो आज भोपाल के लोगों को इंसाफ नहीं मिला है, कल आप और बाकी इस देश के लोग उसमें शामिल होंगे, क्योंकि ये हादसे तो बंद होने वाले नहीं। ये हादसे तभी बंद होंगे जब इनके ऊपर एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होगी, जब इन कंपनियों के ऊपर इस तरह की सजा होगी कि उनको ये सोचने में भी डर लगेगा कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। तो सरकार के ऊपर तो हम बिल्कुल दबाव डालेंगे, जमीन की लड़ाई से भी, और कानूनी में क्या है वो देखना बाकी है अभी। और सरकार के पास, एक्चुअली सरकार चाहे तो उनके पास बहुत तरीके हैं अपना पैसा उगवाने के, कोर्ट के बाहर भी है, वो अभी भी इस देश में व्यापार कर रहे हैं, तो बहुत तरीके हैं। और लड़ाई हम अभी और विधि विशेषज्ञों से कर रहे हैं संपर्क, पर हम बहुत जल्द ही निकालेंगे कि आगे क्या करने की जरूरत है। चलिए रचना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजादी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नौशीन जी हमसे जुड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।